नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की दी शुभकामनाएं। युवाओं को एस्ट्रोनॉट पुल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। कहा, अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा भारत। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई के अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। इस मामले में ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रुद्रप्रयाग से सेना की टुकड़ी रवाना। मुख्यमंत्री धामी की हालात पर नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में कहा, एससीओ में आतंकवाद, व्यापार और वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। और बल्गेरिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला स्पर्धा में भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता। श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक हासिल किया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म
की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। अंतरिक्ष से सफल अभियान के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दिल्ली के नेहरू तारामंडल पहुंचे, जहां उन्होंने आर्यभट्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने गैलरी में प्रदर्शित तमाम प्रदर्शनियों का जायजा भी लिया और उन्हें करीब से देखा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि यहां बच्चों के लिए अंतरिक्ष के बारे में जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। अंतरिक्ष को लेकर हमारे बहुत महत्वाकांक्षी सपने हैं और इन्हें साकार करने के लिए हम सभी की आवश्यकता भी होगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देख के कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है उन्हें बताने के लिए कि हमने क्या किया है पास में और हम क्या करने जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो विषय है ये कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हम इन चीज़ों को समझ के हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो स्पेस डे का सेलिब्रेशन देखा और लोगों में जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आइए अब बात कर लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक अंग्रेजी दैनिक द्वारा आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में एससीओ की आगामी बैठक पर कहा कि इसमें आतंकवाद, व्यापार जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी। I think the SCO has a value in itself, because if you look at the membership, it covers a lot of countries which are quite different from other organizations of which we are part. We are very much we are an important constituent of the Eurasian landmass, and the SCO primarily devotes itself to that. SCO also has a particular, the original mandate of the SCO was to fight separatism and terrorism, and there were what were called three evils at that time. For us, because that is very much part of the overall threat scenario that we see, I think it's important that we are there, we make our presence felt, we shape the outcomes, and we say where we go. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स और क्वाड दोनों का अपना महत्व है। ब्रिक्स हमेशा ब्रिक्स ही था, यहां तक कि जब हमने क्वाड बनाया तब हम ब्रिक्स से दूर नहीं हुए, और जैसे जैसे क्वाड आगे बढ़ा, आप जानते हैं कि ब्रिक्स भी आगे बढ़ी है। दोनों के अपने मुद्दे हैं, इसलिए ब्रिक्स भी रहेंगे और क्वाड भी रहेंगे। I think the Quad is still the Quad, and the BRICS was always the BRICS. I mean, when we did the Quad, the BRICS didn't go away. And as Quad progressed, BRICS also progressed. So you are putting it almost as alternatives, whereas in fact it is a core belief of Indian foreign policy that countries like us should not be forced to make binary choices. We had a Quad foreign ministers meeting this summer in early July, if my memory serves me right. And after that, I think different parts of the system are talking to each other. BRICS came in the news partly because we had a BRICS summit, and partly because it came in the news because people put it in the news. So I think in the next week you'll probably see the Shanghai Cooperation Organization in the news because the meeting will happen. So it will, the news cycle moves as per the events of that time. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जयशंकर ने कहा कि 9 तारीख की रात को हमारे पास अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने संदेश दिया कि पाकिस्तान बड़ा हमले करने जा रहा है। फिर भारत के जवाबी सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान का जो हाल हुआ, वे तस्वीर आप सबने देखी। On the 9th night, we had, President Vance, Vice President Vance conveying that, the Pakistanis were going to do a big attack. And then 10th morning, the Pakistanis now ask for talking to DGMO. What happened in the intervening period? What happened in the intervening period was very bad things to their airfields. I mean, to me, the causality is very clear. The causality is a military happening.
Ultimately, how does the course of conflict progress? Yes, it can progress through reason, but mostly it progresses through events on the ground. So something happened militarily on the 10th morning. Now please look at what happened on 10th morning, and the pictures of the Pakistani airfields tell you what happened on 10th morning. और अब खबर श्रीलंका से आ रही है, जहां पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद कोलंबो की एक अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये मामला आपको बता दें 2023 की उनकी एक निजी लंदन यात्रा से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब $50,000 के सरकारी फंड के इस्तेमाल का आरोप है। विक्रमासिंघे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। वहीं उनकी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जिससे श्रीलंका की राजनीति में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बात अब गेमिंग की कर लेते हैं। एक वक्त ऐसा था जब गेमिंग सिर्फ एक टाइम पास था, लेकिन धीरे धीरे ये ऑनलाइन मनी गेम्स इंडस्ट्री में बदलता चला गया। इस इंडस्ट्री ने धीरे धीरे हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इस ऑनलाइन मनी गेम्स के चलते कई परिवार भी बर्बाद हुए। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर साइबर फ्रॉड और आतंकवाद को फंडिंग तक में इन मनी गेम्स का नाम सामने आया है। ऐसे में इस इंडस्ट्री की रेगुलेशन के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाया गया। डीडी न्यूज के कार्यक्रम साइबर अलर्ट में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने इसे वक्त की जरूरत बताया। ये जरूरी था, ये करना ज़रूरी था। बहुत युवाओं के बीच में और गरीबों के बीच में, लोअर मिडिल क्लास के बीच में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। प्रैक्टिकली एवरीबडी, सबका कोई एक पर्सनल स्टोरी था। कोई उनका जानकार जो इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खोया हो, कोई उनका जाना पहचाना आदमी जिस पे पैसा खोया हो, ऐसे कहानियाँ सबके पास थी। सो लोगों का यही था कि ये सरकार ये कदम लाके बहुत अच्छा काम किया है और इसको ज़रूर वो सराहते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि ये एक सोशल कॉज के लिए मुताबिक देखा जाए। और केंद्र सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी से हटकर गेमिंग उद्योग को मजबूत आधार देना चाहती है, ताकि भारत रचनात्मक गेमिंग का वैश्विक हब बन सके। सरकार का जो विजन है और माननीय प्रधानमंत्री का भी जो डायरेक्शन है, ये मानना है कि भारत एक ग्लोबल हब बन सकता है गेमिंग इंडस्ट्री का। और गेमिंग इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी आती है, जो AVGC कहलाती है, जिसको बढ़ावा देना चाहते हैं, वो सरकार का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। जो क्रिएटिव गेम्स तैयार करते हैं, जो रिक्रिएशनल गेम्स तैयार करते हैं, जो एजुकेशनल गेम्स कंटेंट तैयार करते हैं, ऐसे वाले गेमर्स जो कि एक क्रिएटिविटी को भी व्यक्त करते हैं और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आज रात 10 बजे साइबर अलर्ट कार्यक्रम में आप देख सकते हैं ये पॉडकास्ट और ऑनलाइन मनी गेमिंग का पूरा सच सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऑनलाइन मनी गेम्स, क्या है इनके पीछे का सच? क्यों सरकार ने लिया है बड़ा फैसला इन्हें प्रतिबंधित करने का? जो सोसाइटी चाहती है, जो समाज चाहती है, उसी को कानून की तहत में लाया जाता है। इसमें ये देखने की जरूरी नहीं है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। आप पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि आप कुछ पैसा जीतेंगे। ये काफी है ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन करने के लिए। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश ATS ने आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, औरैया, सहारनपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय एक बड़े फर्जी आधार कार्ड गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। ATS ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल, फिंगर स्कैनर, फर्जी आधार कार्ड और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं आजमगढ़ जिले के 3 आरोपों में से एक
बिलरियागंज थाना क्षेत्र का विशाल कुमार और 2 आरोपी जहानगंज थाना क्षेत्र के मंदे गांव निवासी मोहम्मद नसीम और मोहम्मद शाकिब को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई है। यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए दलालों के माध्यम से उन लोगों से संपर्क करता था जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे या जो जन्मतिथि जैसे रिकॉर्ड में बदलाव चाहते थे। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र तैयार किए जाते थे। इन फर्जी आधार कार्डों का उपयोग कर अवैध घुसपैठिए पासपोर्ट बनवा रहे थे और सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कोलकाता में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद नारा दिया गया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये केवल नारा नहीं है, इसे सच करने के लिए मोदी सरकार संसद में बिल लेकर आई है। इसी वजह से जिन पार्टियों और नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है और जनता का पैसा लूटा है, उन्हें अब चिंता सता रही है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सरकार आने के बाद उन्होंने स्लोगन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाली स्लोगन नहीं है, इसको वास्तव में करने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में लाए हैं मोदी सरकार ने, तो उससे जो पार्टी जो नेता आज तक भ्रष्टाचारी थे और पब्लिक का पैसा लूट कर राजनीति करते, उनको चिंता है, इसलिए विरोध भी हो रही है। लेकिन जैसे कि इसके पहले जीएसटी से लेकर डिमोनेटाइजेशन से लेकर के कश्मीर हो, दूसरा जो मुद्दा सुलझाया माननीय मोदी जी ने, और इसको भी वो करेंगे और इससे बहुत सारा पार्टी का समस्या होगा। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गैंगटॉक से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से करीब 12 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ विदेशी मुद्रा शामिल है। साथ ही 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और पीएमएलए 2002 के तहत 4 वाहन शामिल हैं। आपको बता दें कि धन शोधन मामले में 22 अगस्त को उनके आवास सहित कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इसी मामले में सिक्किम विधायक वीरेंद्र पप्पी और उनके साले केसी तिप्पेस्वामी को भी ईडी हिरासत में लेकर बेंगलुरु ले जा रही है। जांच में यह खुलासा हो गया है कि आरोपी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहे थे। आइए अब बात कर लेते हैं उद्योगपति अनिल अंबानी की, जिनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सीबीआई धोखाधड़ी मामले के एक मामले में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सीबीआई की टीमें अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों से जुड़े करीब 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी बैंक धोखाधड़ी के 17,000 करोड़ रुपए के मामले में की जा रही है। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों के समूह से लिए गए कर्ज का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। इससे पहले इस मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। कर्नाटक से एक और खबर आ रही है। कर्नाटक में धर्मस्थल में सामूहिक अंत्येष्टि मामले में नया मोड़ आ गया है। कई साल पहले शवों को दफनाने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने पहले पुलिस के सामने बयान दिया था और एसआईटी अधिकारियों के साथ खोज अभियान में भी शामिल हुआ था। आरोपी पर झूठी जानकारी देने का आरोप है और उसे आज दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथागंडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। गवाह संरक्षण योजना के तहत संरक्षित इस अज्ञात व्यक्ति को विसल ब्लोअर को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। नई एफआईआर में झूठी जानकारी देने और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। दफन स्थलों पर अभी तक कोई अस्थि पिंजर नहीं मिला है। बात अब मौसम की। उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों ने डेरा डाल रखा है। राजधानी देहरादून सहित कई जनपदों में तेज बौछारें हो रही हैं, जबकि कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। राज्य के शेष प्रवर्तीय जिलों और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक पूरे प्रदेश में बारिश की तीव्र गति जारी रहेगी। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। थराली में बादल फटने की घटना के बाद भारतीय सेना ने त्वरित कार्रवाई की। करीब 50 कर्मियों वाली इन्फेंट्री बटालियन की एक टुकड़ी आज सुबह रुद्रप्रयाग से रवाना हुई।
इसके अतिरिक्त जोशीमठ से एक चिकित्सा दल को भी तैनात किया गया। वहीं जीवित बचे लोगों का पता लगाने और राहत प्रदान करने में सहायता के लिए निगरानी ड्रोन के साथ ही खोज और बचाव SAR कुत्तों को घटनास्थल पर भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहां मौसम का कहर आने वाले दिनों में भी कम होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शिमला सहित ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। उधर उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर पूरी नजर है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और फौरन जिला प्रशासन, SDRF और पुलिस को घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले के थराली विकास खंड में कल देर शाम से मूसलाधार बारिश के कारण प्रकृति का ये रूप देखने को मिला है। इस आपदा से थराली के कोटडीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेबडो, सगवाड़ा समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है और कई वाहन मलबे में दब गए हैं। प्राकृतिक आपदा में एक शव मिला है और वहीं एक लापता की तलाश भी जारी है। साथ ही आपदा में परिसंपत्तियों को जहां एक और भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं प्रशासन ने 2 राहत शिविर खोले हैं जहां सोलर लाइट, तिरपाल, कंबल आदि का वितरण भी किया जा रहा है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है, वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के, एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहाँ मौके पर भेजा जाएगा। आइए अब आगे बात कर लेते हैं। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। ये घटना रिंग रोड निर्माण के लिए बालू के खनन से बने गड्ढे में डूबने से हुई है। डूबने वाले सभी कस्बा वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं, जिसमें एक बच्ची, एक महिला और 3 युवा शामिल हैं। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि एक बच्ची को बचाने की वजह से एक कर 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है। साथ ही इस दुख की घड़ी में पूरा जिला प्रशासन मृतक के परिवार के साथ खड़ा है और सरकार की योजनाओं का लाभ त्वरित गति से सभी को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS ने आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, औरैया, सहारनपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय एक बड़े अंतर्राज्यीय फर्जी आधार कार्ड गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। ATS ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल, फिंगर स्कैनर, फर्जी आधार कार्ड और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश के अनुसार गिरोह आधार और अन्य पहचान पत्र बनाकर अवैध लाभ दिलाता था। यह नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था और बिचौलियों के जरिए काम करता था। आरोप है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर उम्र और पते जैसे वितरण बदले गए। लखनऊ स्थित ATS थाने में मामला दर्ज है और पूछताछ जारी है। इससे पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग की आशंका पर भी जांच होने वाली है। यूपी ATS द्वारा एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या,
बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा था। खेल की खबरों का रुख करेंगे। बल्गेरिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला स्पर्धा में भारतीय पहलवानों का दमखम नजर आया और भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक हासिल किया। काजल ने यह कामयाबी 72 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में हासिल की। काजल ने चीन की ल्यू यूकी को 8-6 से हराकर यह सफलता अपने नाम की। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होने वाले हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी बिहार के सभी जिलों के साथ साथ चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, असम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि जगाना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक आयोजन में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति। संस्कृत पंजाबी से अलग नहीं है और पंजाबी संस्कृत से अलग नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं हम लोग संस्कृत का प्रभाव पंजाबी के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्री लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र क्या है और ये भारत के डिफेंस पोस्चर को कैसे रीशेप कर सकता है? भारत